Hello guys, welcome to Gyanam. So in this lecture we are going to discuss about Companies Act 2013. अर्लियर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीगल जो हमारा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में हम लोगों ने एक्ट किया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें हमारे पास एसेंशियल जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास एग्जाम आने वाला है, राइट। चलिए 17 एज पर अकॉर्डिंग टू एनटीए ने जो डेट्स रिलीज की है, जो शेड्यूल रिलीज किया है, उसमें 17 अक्टूबर को हमारा एग्जाम होगा, राइट। जो उसके रोल नंबर्स है, एडमिट कार्ड अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं, बट टाइम टू टाइम वो अपडेट कर रहे हैं अपनी साइट को। क्लियर जी। चलिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2013, इससे पहले हमारे पास 1956 में एक्ट आया था, है ना, कंपनीज एक्ट 1956। इसको रिप्लेस जो है किसने किया, कंपनीज एक्ट 2013। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से देखो जो चीजें आपको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपको कंपनीज के बारे में पता होना चाहिए, काइंड ऑफ कंपनीज कौन सी है। क्लियर। देन यू हैव टू नो अबाउट व्हाट के जो कंपनीज है हमारे पास उसमें कितने तरीके की जो लाइबिलिटी है, ठीक है, एलएलपी है, पार्टनरशिप है, कैसे कैसे हम लोग उसको फॉर्म करते हैं, इनकॉर्पोरेशन। क्लियर। कितनी उसकी पेड अप कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम डायरेक्टर्स और मिनिमम मेंबर्स कितने हैं। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो सेक्शन है मैंने आपको पहले भी बोला कि इसमें हमारे पास बहुत सारे एक्ट हैं और उन एक्ट में से आपको बहुत डेप्थ में जाके उस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं इकट्ठा करना, क्योंकि हर एक्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में है। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे इस चीज को तो अगर आप सिंगल एक एक्ट पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, ठीक है ना। तो जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास में दैट्स फार इनफ। क्लियर जी। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसमें क्या है कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या अनाउंस किया गया कि कंपनीज इनकॉर्पोरेट कैसे होंगी, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होगी, डिसोल्यूशन कैसे कैसे होगी। सो बेसिकली क्या है, द कंपनीज एक्ट 2013 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन इंडियन कंपनी, कि जो भी हमारे हिंदुस्तान में, हमारी हिंदुस्तान की बाउंड्रीज के अंदर कोई भी कंपनी अगर खोलना चाहता है, ओपन करना चाहता है, ठीक है, इधर 1 पर्सन कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, ऑल दीज कंपनीज हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है ना। उन सबको कहां पर रजिस्टर कराना है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। इसमें क्या बताया गया, इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। इंडियन कंपनी विच रेगुलेट इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, के कोई भी कंपनी फॉर्म कैसे होगी, स्टार्ट कैसे होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी, डायरेक्टर, डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। ऑफ कोर्स कोई भी एक्ट है तो वो एक्ट अपनी पावर्स के बारे में, ड्यूटीज के बारे में, कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल कंपनीज के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, अगेन कहाँ मेंशन किया गया है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। अब इसमें किस चीज को मेंशन किया गया है, सिर्फ उन चीजों के लिए जो कंपनी इंडिया में क्या होने वाली है, इनकॉर्पोरेट होने वाली है एज अ कंपनी। क्लियर। द 2013 एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, ठीक है। कितने में डिवाइडेड, 29 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। कितने सेक्शंस है, ऑन अराउंड 470 सेक्शंस वी हैव एज अगेंस्ट 658 सेक्शन इन द कंपनीज एक्ट 1956। इसमें से जो 658 सेक्शंस है वो किसमें थे, 1956 जो पुराना था। अभी जो रिसेंटली है उसमें कितने हैं, 470, ठीक है ना, एंड 7 शेड्यूल्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से आपको देखो जो क्वेश्चन आएगा, आपको जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, एनटीए, उसमें बेसिकली क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर आपको माइनर चीजें नहीं पता होंगी तो वहां मिस्टेक हो सकती है। क्लियर। बट इससे बाहर जो चीजें हैं वो कम आएंगी। क्लियर। चले आगे। यस, लेट्स डिस्कस अबाउट द फीचर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई भी जो कंपनीज एक्ट है 2013 उसमें कौन से फीचर कंटेन करता है। सबसे पहले है इनकॉर्पोरेशन एसोसिएशन, कि कोई भी कंपनी जब क्या करेगी, स्टार्ट करेगी, ठीक है ना, इनकॉर्पोरेट करेगी, स्टार्टअप करेगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। क्लियर। देन वी हैव वॉलंटरी एसोसिएशन। अब वॉलंटरी एसोसिएशन में क्या है कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जो है अपनी मर्जी के थ्रू किसी भी कंपनी को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, के जो कंपनी है ना, जो कंपनी और उसका ऑनर, बोथ आर व्हाट, ऑनर
या फिर हम लोग कहते हैं ना जो उसके मेंबर है, यहाँ पे ऑनर नहीं हम लोग बोलेंगे, हम लोग मेंबर्स के बारे में डिफाइन करेंगे कि जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं और जो कंपनी है वो दोनों सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। उसके खुद के एक्सपेंडिचर, मेंबर के खुद के जो है हम लोग कहते हैं एसेट्स और लायबिलिटी आर नॉट द पार्ट ऑफ द कंपनी, दे बोथ आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट। नेक्स्ट वन वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी। अगर लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में बात करें तो लिमिटेड लायबिलिटी बेसिकली क्या होता है, बर्डन। लायबिलिटी बेसिकली क्या होता है, बर्डन। लिमिटेड का मतलब क्या है कि कोई भी, मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे, मान लो कितने शेयर्स हैं हमारे पास, 100 शेयर्स हैं। कितने हैं, 100 शेयर्स। उसमें से शेयर होल्डर्स ने कितने पैसे दे दिए, 60 पे कर दिया, 40 रिमेनिंग पड़ा है, तो इट मींस वो 40 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ उतने पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जो अनपेड है, होल अमाउंट के लिए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अनपेड शेयर्स, क्लियर। पूरे के पूरे के लिए वो चीज क्या नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सो दिस इज द पार्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। देन वी हैव परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, अगर मैं पार्टनरशिप एक्ट के बारे में बात करूं तो पार्टनरशिप हम लोग कहते हैं कि 2 बंदे मिनिमम होने चाहिए। अब उसमें से क्या होता है, या फिर 7 भी हों, अगर 5-10 जितने भी हों, ठीक है। अब उस केस में क्या है, अगर मान लो एक पर्सन को छोड़ के बाकी के सारे पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी पार्टनरशिप, फर्म भी और पार्टनरशिप दोनों डिसॉल्व हो जाती हैं, क्लियर। या फिर हम लोग कहते हैं कि 2 पार्टनर हैं, उन दोनों पार्टनर में से एक भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, सो इन दैट केस वी हैव टू डिसॉल्व आवर पार्टनरशिप। बट दिस इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में ये चीज नहीं होती। उसमें कोई भी बंदा, किसी की डेथ होती है, किसी की कोई बैंकरप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, सो वो एक तरीके से बिल्कुल ही सेपरेट है, क्लियर। वो चीज क्या होगी, बिल्कुल ही सेपरेट होगी, क्लियर। तो इन दैट केस हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, कि कंपनी में रन फॉर एवर। हम लोग क्या कहते हैं कि मैन में कम एंड मैन में गो, बट कंपनी रन फॉर एवर। कंपनी हमेशा क्या रहेगी, चलती रहेगी, क्लियर। नेक्स्ट वी हैव कॉमन सील। अब कॉमन, ये देखो, परपेचुअल सक्सेशन छोड़ना नहीं, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे पास पहले भी आ चुका है। इसमें बेसिकली यही है कि कोई भी बंदा, कोई भी मेंबर्स है, मान लो कंपनी के, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास पब्लिक लिमिटेड में 7 मेंबर से हम लोग जो है स्टार्टअप कर सकते हैं, तो 7 ही मेंबर्स हैं। अब उसमें से क्या होगा, एक मेंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे चाहे इंसॉल्वेंट हो जाए, सबकी डेथ हो जाए, सो इन दैट केस ऐसा नहीं होगा कि कंपनी कल को बंद हो जाए, तो ये नहीं होगा। बंदे आते जाते रहेंगे बट कंपनी वहीं की वहीं रहेगी जैसे वो थी, क्लियर। सो इट डजंट अफेक्ट बाय इट्स मेंबर, क्लियर। देन वी हैव कॉमन सील। कॉमन सील, अगर आपने वर्ड सुना हो, कॉमन का मतलब क्या है कि सबके लिए चीज कॉमन है, ठीक है। अब उसमें क्या है कि एक कंपनी को एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के तौर पे उसको एक स्टैंप मिल जाती है, ठीक है ना। क्या मिल जाता है, एक स्टैंप मिल जाती है, और वही स्टैंप जो बेसिकली है वो क्या करते हैं कि फर्दर ऑन हर मेंबर, या फिर हम लोग कहते हैं कहीं पे भी अगर हम उस स्टैंप को लगा दें तो डिटरमाइन दैट, और ये अपने आप ही डीम टू भी माना जाएगा कि ये कंपनी ने खुद से ही क्या किया है, इशू किया है, ठीक है ना। क्योंकि कंपनी बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। अब उस आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कहते हैं एक कॉमन सील है, कॉमन स्टैंप है, जिसमें कोई भी कंपनी ये क्या करती है, ये जो स्टैंप है ये यही डिफाइन करती है कि कोई भी कंपनी अपने आप में क्या है, डिफाइन करेगी इस कॉमन सील के थ्रू या कॉमन स्टैंप के थ्रू, क्लियर। कि अगर कहीं पे भी ये स्टैंप लग जाती है तो ये माना जाएगा कि ये उसी कंपनी का है, क्लियर। देन वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब हम लोग कहते हैं कि एक पर्सन से, है ना, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन वी कैन ट्रांसफर आवर शेयर्स, राइट। बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी थोड़ा सा डिफरेंशिएट सा है, अभी डिस्कस करेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो फ्रीली ट्रांसफरेबल है, we can transfer our share from one person to the another person, but in case of private limited company there have a restriction on transferability of shares. Article of association restrict, ठीक है, उस केस में रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। Then we have may sue or may be sued. अब कंपनी चाहे तो किसी के ऊपर केस कर भी सकती है और कोई और चाहे तो भी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है, क्लियर। आई मेरी बात समझ में, ठीक है। मैनेजमेंट एंड ऑनरशिप आर सेपरेट, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। अब चाहे मेंबर्स के बारे में लगाएं, चाहे मैनेजमेंट के बारे में बात करें,
बोथ आर सेपरेट। कंपनी एक अलग चीज है और उसके मेंबर्स अलग है। इनकॉर्पोरेटेड नहीं भूलना। इनकॉर्पोरेटेड में क्या है बेसिकली कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जब किसी भी कंपनी को फॉर्म करते हैं, दिस इज बेसिकली एक आर्टिफिशियल बॉडी जो तैयार हो रही है ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू, वो एक कंपनी को क्या करेंगे जो है प्रेजेंट करने जा रहे हैं। क्लियर है? चलें आगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, ऑफ कंपनीज दैट इज काइंड ऑफ कंपनी। हम किसी भी कंपनी को कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, 3 बेसिस पे। नंबर 1 वी हैव इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कौन से मोड में उसने जो है अपना बिजनेस स्टार्टअप किया। सेकेंड वन वी हैव ऑनरशिप के बिहाफ पे कि किसके पास जो है शेयर होल्डिंग ज्यादा है, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो पोजेशन है वो किसके पास है, ठीक है ना, एक्चुअल में जो होल्डिंग है, या फिर हम लोग कहते हैं एक्चुअल में जो राइट है, ठीक है ना, किसी भी काम को करने का, वो किसके हाथ में है। देन वी हैव नेशनैलिटी। नेशनैलिटी ऑन बिहाफ ऑफ द नेशंस। क्लियर? चलो एक एक करके डिस्कस करेंगे। नंबर 1 वी हैव इनकॉर्पोरेशन। इट रेफर्स टू द मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी एक्चुअल में फॉर्म कैसे हुई है, कंपनी एक्चुअल में फॉर्म कैसे हुई। नंबर 1 वी हैव चार्टर्ड कंपनी। अब चार्टर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रुप या फिर हम लोग कहते हैं किसी भी चार्टर के थ्रू कोई भी कंपनी अगर फॉर्म होती है, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है ना। अब ये बेसिकली क्या है कि कोई भी कंपनी अगर इस चार्टर के थ्रू या फिर हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन के थ्रू क्या आती है, इनकॉर्पोरेशन में आती है, देन वी कॉल इट एज चार्टर्ड कंपनी। देन वी हैव स्टैट्यूटरी कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कई बार ना हमें समझ में ही नहीं आता कि यार स्टैट्यूटरी होता क्या है। स्टैट्यूटरी सिंपल है, कोई भी कंपनी अगर अपने खुद के एक्ट के अंदर फॉर्म होती है, ठीक है ना, कि कंपनी का खुद का एक्ट है, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी, के किसी और के एक्ट के अंदर नहीं आई। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीआई, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1935, है ना। कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था? 1935 के अंदर एस्टैब्लिश्ड हुआ अंडर देयर ओन एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। सो आरबीआई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कि अपने खुद के एक्ट के अंदर ही अपनी पावर्स और रूल्स को क्या करता है, गवर्न करता है। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या, किसी और कोई और एक्ट उसके ऊपर गवर्न नहीं करता, उसका खुद का ही एक्ट है और वो उसमें ही फॉर्म हुआ है। देन वी कॉल इट एज अ स्टैट्यूटरी कंपनी। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट वन वी हैव रजिस्टर्ड कंपनी। सिंपल यार, कोई भी कंपनी अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आके रजिस्टर्ड होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, कंपनीज एक्ट 2013। तो कहने का मतलब, मैं ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, आप किसी भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, कंपनीज एक्ट का लिया, पार्टनरशिप में ले लो, कहीं पे भी अगर किसी भी एक्ट के अंदर जाके अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है और फिर फॉर्म इनकॉर्पोरेशन में आती है, देन वी कॉल्ड इट एज व्हाट, रजिस्टर्ड कंपनी। ये चीजें हमें पता होना चाहिए, चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, देन वी हैव रजिस्टर्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू, दिख रहा है ना। चले आगे। ऑनरशिप। ऑनरशिप इज बेसिकली पोजेशन, कि पोजेशन किसके हाथ में है, ऑनरशिप किसके हाथ में है ना, कि हम लोग कहते हैं ना कि रूल कौन कर सकता है। नंबर 1 वी हैव गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली, गवर्नमेंट मतलब सरकारी कंपनियां कौन सी होती हैं, कोई भी ऐसी कंपनी, ठीक है, सरकार की या हाँ कोई ऐसी नहीं, मतलब कोई भी ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर जो है 50% से अबव है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का शेयर मोर देन 50% हो, मोर देन 50%, ठीक है ना। हमारी कोई भी सरकारी कंपनी जो किसी भी प्राइवेट कंपनी में या किसी भी कंपनी में अगर सरकार का हिस्सा 50% से ज्यादा है, 51% और मोर, सो इन दैट केस वी कॉल इट एज अ गवर्नमेंट कंपनी, या फिर हम लोग उसको पब्लिक कंपनी भी बोल सकते हैं। क्लियर? सेकेंड वन वी हैव होल्डिंग कंपनी। अब होल्डिंग कंपनी में क्या होता है, किसी भी कंपनी के शेयर्स हमारे पास 100% होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 100%। मान लो किसी कंपनी ने 51% का शेयर उसका खरीद लिया, क्या कर लिया, खरीद लिया। सो इन दैट केस अगर मैं किसी भी कंपनी का 51% शेयर होल्डिंग ले लेती हूँ, सो इन दैट केस आई एम द होल्डिंग ऑफ दैट कंपनी। इट मीन्स दैट कि वो अब कंपनी मेरे अंडर रन करेगी, तो उस कंपनी के पास जो भी रिमेनिंग शेयर रह जाएंगे 49%, सो फॉर दैट 49% दिस कंपनी विल बी माइन सब्सिडरी कंपनी। उसको हम लोग क्या मानेंगे, सब्सिडरी। सो सब्सिडरीज आर द पार्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी। सबसे पहले होल्डिंग कंपनी आती है, होल्डिंग कंपनी के अंदर सब्सिडरी कंपनी आती है। पॉइंट क्लियर है ना, कि 100% में से अगर शेयर जो है
किसी भी कंपनी का हिस्सा कितना 100%, उसमें जो मैंने उसके 51% शेयर अगर खरीद लिए, सो इन दैट केस कि उस कंपनी का 51% का जो पोजेशन है, जो राइट्स है वो मेरे पास है, तो इन दैट केस आई एम देयर होल्डिंग कंपनी, और वो कंपनी मेरे लिए क्या बन जाएगी, सब्सिडरी। सब्सिडरी को हम लोग डॉटर कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको डॉटर कंपनी बोलते हैं, और होल्डिंग कंपनी को हम लोग पेरेंट कंपनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट डाउन कर लेना, पेरेंट कंपनी, है ना, क्या बोलेंगे, पेरेंट कंपनी। ये चीज आप लोगों ने डॉटर कंपनी और पेरेंट कंपनी, ये अगर क्वेश्चन आएगा ना असर्शन और रीजनिंग बेस पे आएगा हमें, ठीक है ना। ये जब आप लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ा होगा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के अंदर ये चीजें हैं, हमारे पास होल्डिंग भी है, हमारे पास सब्सिडरी कंपनी भी है, उसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। सब्सिडरीज बेसिकली डॉटर कंपनी जो एज अ पेरेंट कंपनी का ही कहना मानती है। क्लियर, चले आगे। यस, नेक्स्ट वन वी हैव नेशनैलिटी। नेशनैलिटी मतलब जो कंपनी है हमारी वो कौन से नेशन में डील कर रही है, ठीक है ना, उसको हम लोग ऑन बिहाफ ऑफ नेशनैलिटी हम लोग कंपनीज को डिफाइन कर सकते हैं। सो इट रेफर टू द कंपनी स्टेटस ऑफ बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर नेशन। सबसे पहले हमारे पास है इंडियन कंपनी। अब इंडियन कंपनी कौन सी है, कोई भी ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है कहाँ पे, इंडिया के अंदर, हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, इंडियन कंपनी, ठीक है ना, जिसका होम टाउन या फिर हम लोग कहते हैं ना जिसका एक्चुअल में हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, इंडिया के अंदर, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इंडियन कंपनी। ऐसी कोई भी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, फॉरेन कंपनी। कोई भी ऐसी कंपनी जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है, आउटसाइड आवर नेशन, और फिर वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए इंडिया में सेटअप हुआ है, देन वी कॉल इट एज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है ना। सेक्शन 2 सबसेक्शन जो है हमारे पास उसमें मेंशन है कंपनीज एक्ट में कि हमारे पास फॉरेन कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी है, ऐसी कोई भी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कहाँ पे है, आउटसाइड इंडिया, बट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए वो कहाँ पे आई है, इंडिया के अंदर। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि इसकी पेरेंट कहाँ पे होगी, बाहर फॉरेन के अंदर, बट सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसने जस्ट अपनी सब्सिडरी सेटअप करी है हमारे यहाँ पे। पॉइंट क्लियर है, काइंड्स ऑफ कंपनीज क्लियर है, इनकॉर्पोरेशन, ऑनरशिप एंड नेशनैलिटी। नेशनैलिटी में हम लोगों ने 2 डिफाइन किया, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। अगर ऑनरशिप के बारे में बात करें तो हम लोगों ने इसको 3 बिहाफ पे डिवाइड किया, गवर्नमेंट कंपनी दैट इज योर पब्लिक कंपनी, सेकेंडरी वी हैव होल्डिंग, एंड देन वी हैव सब्सिडरी कंपनी। क्लियर, फिर हमारे पास क्या था, इनकॉर्पोरेशन के कोई भी कंपनी फॉर्म कैसे होती है, 3 बिहाफ पे, या तो चार्टर्ड कंपनी होगी, ठीक है, सेकेंड वन वी हैव स्टैट्यूटरी कंपनी जो अपने खुद के एक्ट के अंदर ही जो है फॉर्म होती है। क्लियर, थर्ड वन वी हैव रजिस्टर्ड कंपनी, कोई भी कंपनी किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है फिर फॉर्म होगी तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रजिस्टर्ड। जैसे कोई भी कंपनी अगर हमारे पास कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड हो तो उसको क्या बोलोगे, रजिस्टर्ड कंपनी। डन, चलें आगे, यहां तक आई होप क्लियर है हमें। यस, नेक्स्ट वन वी हैव नंबर ऑफ मेंबर्स। हाँ जी, कितने कितने मेंबर्स, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन आना देखो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर, हमारे पास 3, सबसे पहले कंपनी समझो कि कितने टाइप की होती है। पहली है हमारे पास प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो अपने एंड के नाम पे पीवीटी लिमिटेड लगाती है। क्या लगाती है, पीवीटी लिमिटेड, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर, देन वी हैव पब्लिक कंपनी जो अपने एंड पे क्या लगाएगी, वर्ड लिमिटेड, ठीक है ना, हम लोग उसको उस बिहाफ पे भी डिफाइन करते हैं। मैं क्योंकि देखो यार बीकॉम लेवल पे भी ये सब कुछ पढ़ के आए हो, क्लियर ना, तो हम लोग जस्ट रिवीजन कर रहे हैं और उसका, और वो भी ढंग के साथ। डन, तो प्राइवेट कंपनी जिसके एंड पे हम लोग पीवीटी लिमिटेड लगाते हैं, पब्लिक कंपनी जिसके हम एंड पे क्या लगाते हैं, लिमिटेड वर्ड। क्लियर, चलो नेक्स्ट वन, ये न्यू कंसेप्ट है हमारे पास, 1 पर्सन कंपनी, जिसमें हम लोग कहते हैं सिर्फ एक ही ऑनर होता है कंपनी का। क्लियर, चलें आगे। अब देखो कौन से सेक्शंस में ये डिफाइन है, क्योंकि जब लॉ पढ़ रहे हो, टैक्स पढ़ रहे हो, तो डिफाइन होना चाहिए कौन से सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन के अंदर हमें वो चीज जो है आ रही है। मैंने ये नहीं कहा आपको कि बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाओ, बट स्टिल अगर एक, अब इसमें जो 3 चीजें हैं, अगर 2 के भी एक्ट आपको अच्छे से पता होगा तो 3 का, तीसरे का तुक्का वहां पे लगा सकते हो, राइट। चलिए, नंबर 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइवेट कंपनी। सो एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी
में या फिर पब्लिक कंपनी में, दोनों में ही हमारे पास मिनिमम पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया है। इसको हम लोग एक टेबल के थ्रू समझेंगे, बट सिर्फ फिलहाल के लिए सेक्शन समझो। ये कहाँ पे मेंशन है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, एंड में पीवीटी लिमिटेड लगाते हैं, यहाँ पे एंड में लिमिटेड। ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 71, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी। अब यहाँ पे ये हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है ना। मिनिमम और ये कितना है इसमें? 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर। फिलहाल के लिए सिर्फ 1 पर्सन कंपनी समझो। 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही बंदा है ना। इट मीन्स इसका एक ही मेंबर होगा, एक ही डायरेक्टर होगा। मिनिमम और मैक्सिमम, यहाँ पे ना वर्डिंग आती है हमारे पास कि किसी भी कंपनी में मिनिमम और मैक्सिमम कितने होंगे, तो यहाँ पे मिनिमम भी और मैक्सिमम भी सिर्फ और सिर्फ 1 मेंबर होगा। क्लियर है? डायरेक्टर्स भी और मेंबर्स भी कितने हो सकते हैं? एक ही एक, ज्यादा कम से कम भी एक और ज्यादा से ज्यादा भी एक, और वही एक पर्सन उस कंपनी का ऑनर भी होगा और मेंबर भी होगा। क्लियर? अब डिफाइन करते हैं पब्लिक कंपनी को और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ऑन बिहाफ ऑफ दिस टेबल। ये टेबल को आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। क्लियर? इसको बेसिस पे डिवाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेट गिवन है, देन वी हैव पब्लिक कंपनी, है ना, प्राइवेट और पब्लिक। क्लियर है? चलो जी, सबसे पहले बात करते हैं मिनिमम पेड अप कैपिटल। अगर किसी को भी अपनी प्राइवेट कंपनी ओपन करना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए? 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख रुपीज। अगर पब्लिक कंपनी ओपन कर दिया, मतलब सरकारी कंपनी, तो कितना चाहिए? 5 लाख रुपए, 5 लाख। मिनिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं हमारे पास प्राइवेट में? 2। मिनिमम कितने होंगे मेंबर्स? 2, ठीक है। मैक्सिमम की कितनी रिक्वायरमेंट है? 200। तो 2 से लेके 200 तक प्राइवेट कंपनी में हम लोग क्या कह सकते हैं? मेंबर्स हम लोग बना सकते हैं। पहले ये 50 था, बट आफ्टर दैट अपडेट कर दिया गया कितना? 200 के अंदर। क्लियर? पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम की अनलिमिटेड है, कितने भी हो सकते हैं, 400, 500, 5000, 10,000, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड है। बट एटलीस्ट बताया है मिनिमम टू मिनिमम 7 होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे 2 से 200, यहाँ पे 7, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। क्लियर? नेक्स्ट वन वी हैव ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अगर बात करूं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स फ्रॉम 1 पर्सन टू द अनदर पर्सन, बट इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आ रही है मेरी बात समझ में? सो देयर इज अ कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाले अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते एज पर अकॉर्डिंग टू देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपको पेपर में पूछा जा चुका है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किनमें से जो है ये यहाँ पे हमारे रिस्ट्रिक्शन लगती है। सो एज पर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है पॉइंट? चले आगे। इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब प्रोस्पेक्टस होता है हमारे पास बेसिकली बुकलेट। जब आप लोग कॉलेज में अप्लाई करते हो, है ना, मुझे पता है कि आप सब लोगों को पता है क्योंकि आप लोग लॉ ये चीजें पहले पढ़ के आ चुके हैं, बट स्टिल व्हाइल आई एम टीचिंग, ठीक है ना, मैं 0 लेवल से टीच कर रही हूँ। तो उस केस में प्रोस्पेक्टस बेसिकली मेरे पास क्या है कि कोई भी कॉलेज में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफरेंशिएट रहता है ना कि कितने हमारे पास जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं, टीचर्स हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसा होगा। सो ऑल दिस टाइप ऑफ थिंग्स आर मेंशन्ड इन आवर व्हाट प्रोस्पेक्टस सेक्शन। सो ऐसे सेम केस में कंपनी को भी प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। किस केस में? अगर उसको अपने शेयर्स जो है सब्सक्राइब कराने हो, ठीक है ना, शेयर इशू करने के टाइम पे। तो इन दैट केस ऑफ पब्लिक यहाँ पे तो फ्री है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, बट एज पर अकॉर्डिंग टू प्राइवेट यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे ये लोग प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। क्लियर? देन वी हैव नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एटलीस्ट 2, ठीक है। इन केस ऑफ प्राइवेट में कम से कम कितने होने चाहिए? 2, और यहाँ पे पब्लिक में एटलीस्ट 3, ठीक है ना। इन दोनों के केस में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15। दोनों के केस में ध्यान रखना 15, ठीक है। दोनों के केस में कितने हो सकते हैं? 15। डन। फिर हमारे पास आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस।
अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब कहने का ये कब अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, बट इनको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओनली आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट इज ऑब्टेन्ड, क्लियर है, तभी उनको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, देन दे आर गोइंग टू कमेंस देयर बिजनेस, क्लियर। नेक्स्ट वन वी हैव स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, कंपनीज की स्टैट्यूटरी मीटिंग्स होती हैं, ठीक है। अभी ये कैसे कैसे होगी, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ये चाहे तो करे और चाहे तो ना करे, बट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड देयर इज अ ऑब्लिगेशन टू जो है कम से कम जो है कितनी स्टैट्यूटरी मीटिंग्स हेल्ड करेंगे, क्योंकि पब्लिक कंपनी में ये कंपलसरी है। तो मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे यहाँ पे 7, मैक्सिमम पे कोई भी लिमिट नहीं है पब्लिक के अंदर। पेड अप कैपिटल कितना चाहिए 5 लाख रुपए, डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए एटलीस्ट 3 और मैक्सिमम जो है यहाँ पे 15, क्लियर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर जो है फ्री है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है हमारे पास किसको लेके, स्टैट्यूटरी मीटिंग को लेके। देन वी हैव प्राइवेट में हमने रीड किया मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना चाहिए 1 लाख, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं 200, मिनिमम कितने 2, मिनिमम कितने 2 और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 200, उससे ज्यादा 200 से बढ़ा के वो नहीं कर सकते, क्लियर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रोहिबिटेड है, प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टर्स कितने हैं एटलीस्ट 2, मैक्सिमम अगेन वी हैव 15, कितने हो सकते हैं 15 दोनों के केस में, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हम लोगों ने देख लिया इमीडिएटली आफ्टर इट्स कॉर्पोरेशन। देन वी हैव स्टैट्यूटरी मीटिंग, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू कंटेन देयर स्टैट्यूटरी मीटिंग के, वो करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो मत करें, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन कंपनीज एक्ट 2013 के जो रिमेनिंग पॉइंट्स रह गए वो हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है हमें कि हमें कोई चीज़ नहीं क्लियर, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।